नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो पूर्व मध्यकालीन भारत रहा है उसके इतिहास को हम किन स्रोतों से जान सकते हैं। और इन स्रोतों में मैं सबसे पहले बताऊंगा आप लोगों को अरबी स्रोत के बारे में। इससे पहले मैं एक बात आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो भारतीय इतिहास का पूर्व मध्यकालीन युग शुरू होता है वो होता है 8वीं शताब्दी के मध्य से। किससे? 8वीं शताब्दी के मध्य से। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पूर्व मध्यकालीन इतिहास के स्रोत में सबसे पहले अरबी स्रोत की। तो देखो, 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने बड़ी सफलतापूर्वक अभियान अपना पूरा किया। कितने में? 712 ईस्वी में। उस क्षेत्र में अरब शासन की स्थापना हुई और ये जो घटना होती है इसका विस्तृत उल्लेख हमको मिलता है चचनामा नामक पुस्तक में। किसमें? चचनामा पुस्तक में। और ये जो पुस्तक लिखी गई थी वो मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई थी। बाद में इसका फारसी अनुवाद हुआ 13वीं शताब्दी में, और ये जो अनुवाद किया था वो क्या था? अबू बकर अल कुफी ने। ठीक है, अब यही अनुवाद हमारे पास उपलब्ध होता है और इसी के से हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के अभियान और उसके शासन प्रबंध आदि के संबंध में जो प्रमाणिक स्रोत है वो इसी पुस्तक को माना जाता है। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक सिंध में अरब शासन का अंत हो चुका था। लेकिन एक बात यहाँ नोट करने की है कि इसके बावजूद वहाँ शासन अरब का अंत हो चुका था, फिर भी उनका जो संबंध था, यानी जो अरबों का संबंध रहा भारत से, वो निरंतर बना रहा। और इस प्रकार से अनेक यात्री, भूगोल शास्त्री और इतिहासकार ने 9वीं से 11वीं शताब्दियों के मध्य भारत के संबंध में अपने विवरण लिखे हैं। और इन विवरणों की सहायता से ही हमको उस काल की भारतीय सामाजिक और प्रशासनिक परिस्थितियों के अध्ययन में सहायता मिलती है। अब मैं इसमें कुछ और आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी रचनाएं हम इस अरबी स्रोत में शामिल कर सकते हैं। एक है सुलेमान की रचना। सुलेमान की जो रचना है उसका नाम है खकबार अल सिंध वल हिंद। ठीक है, क्या नाम है इसका? खकबार अल सिंध वल हिंद। ठीक, 9वीं शताब्दी के मध्य में ये पुस्तक लिखी गई। इसमें सुलेमान ने भारत के पूर्वी तट की अपनी यात्रा का विवरण दिया है। अपने इस विवरण में उसने पाल शासकों की शक्ति की पूरी जोरदार महिमा की है, और इस तरीके से उसने राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के साथ जो उनके संघर्ष रहे हैं उसका भी उल्लेख किया है। उसने राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष की महानता का भी खूब वर्णन अपने इस रचना में किया है। इसके बाद आती है अल मसूदी की रचना। अल मसूदी की जो रचना है वो है मुरूज अज जहब, जो 956 ईस्वी में लिखी गई। इस अरब यात्री ने 943 ईस्वी में भारत की पश्चिमी तट की यात्रा की थी, और उसने गुजरात के प्रतिहार शासकों की शक्ति और राष्ट्रकूटों और पालों के बीच जो संघर्ष था उसका अच्छे से वर्णन इसमें किया है। इसके अतिरिक्त उसने शासन की जो वर्ग हुआ करते थे, यानी जो शासक वर्ग थे, उनके रहन सहन और उनकी सामाजिक परिस्थितियों का भी वर्णन किया है। इसी क्रम में अब आगे आती है अबू ज़ैद की रचना, जिसका नाम है सिलसिला उल तवारिख। क्या नाम बताया मैंने? सिलसिला उल तवारिख। और ये 916 ईस्वी में लिखी गई। उसने भारत तथा चीन के जो क्षेत्र थे वहाँ की यात्रा की, और दोनों देशों के बीच कैसे संबंध हुआ करते थे उनका कंपैरिजन यानी तुलनात्मक वर्णन इसमें प्रस्तुत किया है। तो ये जो मैंने बताई कुछ रचनाएं, इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विवरण भी अरबी विवरण भी भारत से जो संबंधित इन्फॉर्मेशन देते हैं वो भी मिलते हैं। इसके लिए जैसे आप कह सकते हो किताबुल मसलिक वल ममालिक। क्या बताया मैंने? किताबुल मसलिक वल ममालिक अल इस्तखबरी
इत्यादि इत्यादि ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं अरबी जो हमको जो है भारत की उस समय की सामाजिक प्रशासनिक परिस्थितियों के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। और देखो दोस्तों, अरबी भाषा में लिखी गई जो रचनाएं हैं, ठीक है, उनकी श्रृंखला में सबसे जो अंतिम और सबसे उत्तम जिसे माना जाता है वो है अल ब्रेनू की किताब, यानी अल बेरूनी की किताब किताबुल हिंद। ये जो किताबुल हिंद है ये 1030 ईस्वी के लगभग लिखी गई और इसमें भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन के विस्तृत वर्णन की हमको जो है इसमें जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ ये जो पुस्तक है ये हमको जो है भारत के ज्ञान विज्ञान की भी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करती है। और दोस्तों, इस रचना की जो विशेष उपयोगिता है वो यह है कि तुर्कों के आगमन के पूर्व भारत की जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी उसके अध्ययन में हमें इससे काफ़ी सहयोग मिलता है। तो दोस्तों, ये थे पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत में अरबी स्रोत की क्या मुख्य भूमिका रही है उसके बारे में। तो चलिए आज मैं यहीं एंड करता हूँ और अपनी अगली वीडियो में फिर मिलूँगा आपसे और उसमें मैं बताऊँगा कि भारतीय स्रोत किस तरीके से जो है इसमें लाभप्रद साबित होते हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।